हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुशील जैन सांबर कॉलेज से। आज इनकम टैक्स में जो है कैपिटल गेन, जैसा कि कल अपन ने देखा कि धारा 45(1) के अनुसार गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ इस शीर्षक में कर योग्य होता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। तो यहाँ हस्तांतरण कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता है, इसकी एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जिन्हें हस्तांतरण माना गया है, संपत्ति का विक्रय करना, विनिमय करना और परित्याग करना हस्तांतरण है। दूसरा, संपत्ति में निहित अधिकारों को त्यागना, यह भी हस्तांतरण है। संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण, तीसरा। चौथा, संपत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन। पांचवा, साझेदार द्वारा फर्म को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। छठा, पूंजी संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने पर या नष्ट होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। सहकारी समिति, कंपनी, व्यक्तियों का समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए संपत्ति देना या उसका प्रयोग का अधिकार देना, यह भी हस्तांतरण है। अधिमान अंशों का समता अंशों में परिवर्तन, ये इसमें आप काट दीजिए, ये नहीं है, अब पहले हुआ करता था। जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाएगा वो क्या क्या है? हिंदू अविभाजित परिवार के संपूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का वितरण, यह हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। संपत्ति का उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत हस्तांतरण। कंपनी के समापन पर अंशधारियों में संपत्तियों का वितरण। कलात्मक वस्तु, कार्य, संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, आलेख आदि पूंजी संपत्तियों का विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि को हस्तांतरण, ये भी हस्तांतरण नहीं माना जाता है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों, बॉन्ड्स और जमा पत्रों का अंशों में परिवर्तन या अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन, यह हस्तांतरण नहीं माना जाता है। तो इनके कारण जो लाभ उत्पन्न होगा वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है, दीर्घकालीन संपत्तियां और जो है अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने से जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो पहले ये करना जरूरी है कि किस परिस्थितियों में संपत्ति दीर्घकालीन होती है और किन परिस्थितियों में वो अल्पकालीन होती है। यह निर्भर करता है इस बात पर कि संपत्ति का स्वामित्व करदाता के पास कितनी अवधि के लिए रहा है गत वर्ष में। तो ये देखने के लिए कि ये धारा 229(a) में क्या परिभाषा दी गई है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की, तो ये स्पष्ट है कि इस धारा में जो दीर्घकालीन संपत्ति होती है वे ऐसी संपत्तियां होती है जो अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां नहीं हैं। तो इसको समझने के लिए अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां क्या होती है ये समझना आवश्यक हो गया है। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां को अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। तो पहले ये देखिए, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है, जिन पर स्थायी संपत्तियां, जिन पर व्यवसाय और पेशे में उपयोग करने पर राज स्वीकृत होता है, ऐसी संपत्तियां जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्य राज स्वीकृत किया जाता है, उन्हें अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। मूल्य राज योग्य संपत्तियों को धारण करने की अवधि महत्वहीन है, यानी यह नहीं देखना है कि वो कितनी अवधि के लिए स्वामित्व में रही है। तो वो डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा अल्पकालीन संपत्तियां होती हैं। लेकिन जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, ऐसी संपत्तियां जिन पर मूल्य ह्रास नहीं लगता है, वे अल्पकालीन संपत्तियां का निर्धारण
इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी अवधि तक करदाता के स्वामित्व में रही है। तो इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। यदि कुछ विनियोगों को धारण करने की अवधि 12 माह से अधिक नहीं हो, निम्नलिखित संपत्तियां 12 माह या कम अवधि में हस्तांतरित करने पर अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां कहलाती है। पहला, कंपनी के समता एवं अधिमान अंश जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सूचीबद्ध यूनिट्स धारा 10(23) में वर्णित पारिश्रमिक कोष के सूचीबद्ध यूनिट्स जो समता अंशों में विनियोग करते हों। ऋण पत्र, बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियाँ जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक में सूचीबद्ध हो। शून्य कूपन बॉन्ड का शोधन, तो ये 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए रही है तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां कहलाएगी। अब दूसरा, यदि असूचीबद्ध अंशों की दशा में धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो, तो कंपनी के असूचित समता अंशों या अधिमान अंशों की दशा में यदि हस्तांतरण 24 माह या कम अवधि में किया गया है तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी। तीसरा, यदि अचल संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो, 1 अप्रैल 2017 से अचल संपत्तियों जिसमें भूमि और भवन की दशा में यदि हस्तांतरण अचल संपत्ति प्राप्त करने की तिथि से 24 माह या कम अवधि में किया गया हो तो पूंजी संपत्ति अल्पकालीन मानी जाएगी। यदि मकान का निर्माण भूमि क्रय करके किया गया है तो भूमि और धन दोनों की अलग अलग समय के आधार पर पूंजी संपत्ति की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, क्योंकि भूमि पहले क्रय होती है फिर मकान बनता है, तो उनका अलग अलग बनाया जाता है, तो मकान क्रय करने पर इन्हें अलग अलग ज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि धारण करने की अवधि 36 माह से अधिक नहीं हो, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध पारिश्रमिक कोष की ऋण उन्मुख यूनिट्स और लिस्टेड और अनलिस्टेड और डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, आभूषण तथा अन्य कोई पूंजी संपत्ति जिन्हें 36 महीने या कम अवधि में हस्तांतरित नहीं किया गया हो, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी। अब ये जो पूंजी लाभ है इस तरह से 2 प्रकार के हो गए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, धारा 229B और धारा 242B के अनुसार। अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में अंतर क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होते हैं और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण का उद्देश्य सामान्यतः लाभ कमाना नहीं माना जाता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम में दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर विशिष्ट दरों से कर लगाया जाता है, जबकि अल्पकालीन पूंजी लाभ का उद्देश्य सामान्यतः लाभ कमाना होता है। अतः इस पर दूसरी आयों की तरह साधारण दरों से कर लगाया जाता है। इसी उद्देश्य से इनको अलग किया गया है।